से लेके आगे बढ़ रहा हूं, इस उम्मीद से आगे पढ़ा रहा हूं कि आपने पिछली क्लास का कुछ भी भूला नहीं है। भूला ऐसा नहीं किया है आपने, तो आज की क्लास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस चैप्टर को जितना आप यहां से पढ़ोगे, यहां दिल से, थारा भाई ऋतुराज, तारा भाई, तो उतना ही आपको इस चैप्टर से प्यार होगा। समझ में तो आएगा ही आएगा, एफर्टलेस रटते चले जाओगे। तो चलिए, मैंने लास्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक, एक छोटा सा क्विक रिवीजन देता हूं फिर बढ़ूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, शर्तें जानी हमने कि जैसे ये कोई मेटल है, ये फोटोन आया, यदि इसकी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा या एटलीस्ट बराबर हो तक से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये बात एक्सप्लेन करी थी आइंस्टीन ने। साथ में ये भी बताया था कि इसे कोलिजन की तरह देखिए, आप इस फिनोमिना को कोलिजन की तरह देखिए। जैसे स्ट्राइकर कैरम बोर्ड की गोटी पे टकराता है ना कट, तो उस गोटी को खिसका देता है, फोटोन नाम का स्ट्राइकर आएगा, इलेक्ट्रॉन नाम की गोटी को खिसका देगा। फिर एक चीज और, उन्होंने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया कि जो आप एनर्जी डालते हो उसका एक फिक्स पार्ट वर्क फंक्शन में जाता है और बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। ये तो था आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन। वर्क फंक्शन ये सब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ ये डेफिनेशन याद है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे 3 रुपए टिकट है किसी सिनेमा हॉल की, तो उस पिक्चर को देखने के लिए आपको 3 रुपए तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम पे आप वो पिक्चर एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो चलिए बेटा, आज आगे हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हर्ट्ज, उसके बाद लिनार्ड एंड वो दूसरा साइंटिस्ट का आज तक मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पाया हूं, हलॉक बोल देते हैं, चलो हलॉक बोल देते हैं, ठीक है। उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी, पोस्टमार्टम किया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने दिया, ठीक। अब उस एक्सप्लेनेशन, मैंने इतिहास में एक्सप्लेनेशन सबसे बाद में आया, लेकिन हमने पढ़ पहले लिया। आइए उस लिनार्ड एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो लिनार्ड एंड हॉलॉक एक्सपेरिमेंट, चलिए देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत फाइन फिनोमेना है। आपको इलेक्ट्रॉन निकलते हुए नहीं दिखेंगे कि लाइट आई, इलेक्ट्रॉन वो हाँ सर, वो हाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सर, देखो वो बहुत जोर से नहीं दिखता ना इलेक्ट्रॉन, कैसे दिखा होगा। तो एक सेटअप देखिए, उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली, एक ट्यूब जिसमें एयर भी नहीं है, कोई भी गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली वैक्यूम ही है, कांच की ट्यूब है ना। यहां पर एक मेटल प्लेट ली जिसके नखरे कम है, वर्क फंक्शन कम है, मतलब ये वाला जिसकी टिकट सस्ती है, फोटो सेंसिटिव प्लेट बोल सकते हो। ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ठीक है। चलिए फिर यहां पर हम लाइट डालेंगे, इज इट ओके, लाइट डालेंगे। यहां पे कोई सोर्स रख देते हैं, ये कोई सोर्स, उसकी लाइट हर दिशा में जा रही होगी, लेकिन कुछ इस मेटल सरफेस पे भी आ रही होगी। यदि इस लाइट की एनर्जी ये जो आ रही है वर्क फंक्शन से ज्यादा है या एटलीस्ट बराबर है, वर्क फंक्शन किसका, पी का। देखो मैंने वर्क फंक्शन लिखा है, हो सकता है कुछ बुक्स में और स्पेसिफाई करने के लिए वर्क फंक्शन ऑफ पी ऐसे भी लिख दे, तो आदत डाल लीजिए, दोनों तरह की आदत डाल लीजिए। तो यदि, क्योंकि वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, किसी के नखरे कम किसी के ज्यादा, ठीक है। तो यदि इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, और ये फोटोन को दिखाने का एक और स्टाइलिश तरीका होता है ये फोटोन, ठीक है। अब ये आएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और पॉसिबल है कि उन इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी भी हो। पहले मैंने डॉट बनाया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकले इधर से, पॉसिबल है कि उनमें काइनेटिक एनर्जी भी हो। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल है, बहुत मामूली सा पार्टिकल, तो नॉर्मली आप देखिए यदि सामने से आंधी चल रही होगी तो उसमें से पेपर प्लेन आपका नहीं आगे बढ़ सकता ना, आंधी चल रही होगी तो प्लेन आगे, पेपर से जो प्लेन बनाया वो नहीं बढ़ सकता। अब यदि इसमें एयर भरी रहती, सोचो एयर भरी रहती, एयर नॉर्मल एयर होता है, या नॉर्मल एटमॉस्फेयर में या नॉर्मल सिनेरियो में इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते, तो आप जानते हो ये इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले लीजिए, मात्र एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, इतना बड़ा क्यों बनाना पड़ा मुझे पता है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन एटम। मैं तो केवल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ऐसे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एयर में होंगे सोचो। एक का शायद मैं गलत नहीं हूं तो एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका भी 8 होगा, है ना। मास नंबर शायद 16 होता है, लोग मतलब 8 एटॉमिक नंबर हो गया और 16 वो हो गया। तो अब ये एज्यूम कर लेते हैं इसका एटॉमिक मास 32 हो गया, सही चल रहा हूं तो मैं ना, इस पूरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 32 यूनिट, 32 यूनिट समझ रहे हो, यानी 32 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ऐसे समझ लीजिए 32 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन।
लगभग इतना मास होगा किसका, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। अब इलेक्ट्रॉन की बात करिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये O2 मॉलिक्यूल, एक इलेक्ट्रॉन का मास यदि आपको पास में याद हो तो 1836 गुना कमजोर होता है एक प्रोटॉन से। ये तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का कंपैरिजन है। एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन से 1836 गुना कमजोर होता है। आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि यदि प्रोटॉन को मैं या इलेक्ट्रॉन को मैं 1 किलो का मानूं, 1 किलो का, तो पता है प्रोटॉन 1836 किलो का हुआ। कैसे समझिए, यदि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1 किलो का मान लो तो प्रोटॉन 1836 किलो का हुआ। ये तो 32 प्रोटॉन है, तो सोचिए 32 का, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से टकराएगा तो ये तो ट्रक और साइकिल की भी टक्कर नहीं हुई, ये तो साइकिल और ट्रेन की टक्कर हो गई। तो एक्चुअली फिर नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो फिर कोई आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो क्या घंटा एक्सपेरिमेंट कुछ हो पाएगा आगे, है ना। तो इसलिए पहले एक वैक्यूम क्रिएट करो, वैक्यूम क्रिएट करो, कर दिया वैक्यूम। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, जिनमें काइनेटिक एनर्जी होगी, वो आगे भी बढ़ सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को और स्मूथ बनाने के लिए यहां पर एक मेटल प्लेट और ली, वो एक ऑर्डिनरी मेटल प्लेट हो सकती है, उसका नाम दे दिया मैंने Q। दिस इज मेटल प्लेट P। ये फोटो सेंसिटिव होनी जरूरी है ताकि नखरे कम हो, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दे। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन यूं दिखेंगे नहीं, मैंने कहा ना, यूं दिखेंगे नहीं, ना जाते हुए ना निकलते हुए, न जाते हुए दिखेंगे ना निकलते हुए दिखेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, पता कैसे चलेगा, ठीक है, पता चलेगा। देखो यहां पर एक बैटरी लगा दी, देख सकते हो ना बैटरी, ये वेरिएबल बैटरी है जिसका पोटेंशियल, मतलब ये वेरिएबल बैटरी है, ये निशान वेरिएबल का होता है। घर में जो पंखे का रेगुलेटर होता है ना, लगभग वैसे ही। ठीक, यानी हमने इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल प्लेट P को दिया और पॉजिटिव टर्मिनल दिया प्लेट Q को। इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन जो इसने निकाले, P ने, मतलब निकले इसकी मदद से टक से इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन निकले हुए प्लेट Q की ओर एक्सिलरेट होने लगे, प्लेट Q ने अपनी ओर खींचने लगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल दिया है हमने, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जैसे आने लगेंगे सर्किट पूरा हो जाएगा, सर्किट में करंट प्रभाव करने लगेगी, फ्लो होने लगेगी, क्योंकि करंट बड़ी मामूली सी होगी, बहुत मामूली सी होगी। ठीक है, तो उस मामूली करंट को मेजर करने के लिए यहां पर एक बहुत ही छोटी सी रेंज का, मिली एम्पियर की रेंज का एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, बहुत जो बारीक से बारीक करंट को डिटेक्ट कर ले। ज्वेलर के पास तराजू होती है ना, ज्वेलर के पास देखते हो, लड़कियों की नाक की जो नथ होती है उसका भी वेट निकाल लेती है, वो तो उसका भी वेट निकाल लेती है। ठीक है, अब आप हैवी तराजू जो होगी उसमें ये वजन कहां मेजर हो पाते हैं। ठीक है, तो बहुत बारीक महीन करंट को भी मेजर कर ले। अब देखिए समझना, यदि मैं आपको नॉर्मल ये सर्किट पढ़ाऊं, कैपेसिटर ही मान लो, इसे एक कैपेसिटर मान लीजिए, सोचिए, हटा दिए मैंने इलेक्ट्रॉन, ये वही कैपेसिटर तो बनना है, इसमें कहां करंट होती है, नहीं होगी करंट, होती भी नहीं है, इसके अंदर इंसुलेशन है, तो करंट यहां कैसे चली जाएगी। और इसमें हमने पढ़ा था ना फर्स्ट बुक में, कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी, फिर इसमें कैसे हो गई, वो इसीलिए करंट पैदा हो गई क्योंकि आपकी लाइट ने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और वो इलेक्ट्रॉन अलाउड है आगे बढ़ने के लिए, तो एक सर्किट पूरा हो गया। और जैसे ही सर्किट पूरा हो जाएगा ये हिलने लगेगा, ये हिलने लगेगा, है ना, हिलने लगेगा। तो आप जैसे किचन में से अचानक कोई छन्नी की आवाज आती है तो आप कान खड़े हो जाते हैं ना, कोई है, ये हिलने लगेगा, तो ये क्या जादू से थोड़ी नहीं हिलना। तो आप समझ गए कि वहां से इलेक्ट्रॉन आने लगे, यानी वहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और यहां आ रहे हैं। तो ये करंट, इसका करंट दिखाना इस बात का प्रमाण होगा कि इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। यूं तो नहीं दिखेंगे इलेक्ट्रॉन जाते हुए आते हुए, लेकिन यदि ये हिलने लगा, डिफ्लेक्ट होने लगा, समझ गए, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। इस करंट को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि कैपिटल आई इंटेंसिटी ने अपने नाम कर लिया है, और इस करंट को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्ट होना इलेक्ट्रॉन के निकलने का अस्तित्व बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकले हैं। दिखे नहीं है तो क्या हुआ। होपफुली यहां तक एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आ गया कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ होगा। ठीक, इसके बाद आइए जब नोट्स पढ़ोगे आप, तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं नोट्स में कि ये जो प्लेट P है इसको आप एमिटर प्लेट भी बोल सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिट कर रही है, फोटो सेंसिटिव प्लेट भी बोल सकते हो, वाकई फोटो सेंसिटिव ही है ये, कम से कम नखरे हो,
थोड़े बहुत तो नखरे हर किसी के होते हैं। और याद हो आपको, तो जो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो दैट आर कंसीडर्ड टू बी गुड फोटोसेंसिटिव सरफेसेस। ठीक है, ये फोटोसेंसिटिव प्लेट हो गई। एक और नाम हम इसको बोलेंगे कैथोड, इस एक्सपेरिमेंट में क्या बोलेंगे, कैथोड। दूसरा इस सेटअप में क्या दिख रहा है, प्लेट क्यू दिख रही है। प्लेट क्यू क्या चीज है, एक ऑर्डिनरी मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट होनी चाहिए, है ना, लेकिन उसको हम कलेक्टर प्लेट भी बोल सकते हैं क्योंकि वो इधर से फेंके जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को वो कलेक्ट कर रही है। और एक्सपेरिमेंटल स्टडी के दौरान इसको हम एनोड बोलेंगे, एनोड। ठीक है, यदि मैं बोल रहा हूं एनोड पोटेंशियल तो आपको इसका पोटेंशियल देखना है बस। थर्ड, ये क्या चीज है, ये जो बन रहा है कहां है सेटअप में, ये रहा, ये है एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव, और गैल्वेनोमीटर ही लगाना है। ठीक है, और सेंसिटिव लगाना है जिससे कि एक महीन करंट, बारीक की बारीक करंट को हम एक्यूरेसी से, काफी हद तक एक्यूरेसी से मेजर कर पाए। और लास्ट इस एक्सपेरिमेंट में एक ये दिख रहा है, ये क्या चीज है, ये वेरिएबल सोर्स ऑफ बैटरी या वोल्टेज जो पी और क्यू को एक वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस देगा। अब इस एरो का मतलब तो ये है कि कभी आप इसे 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट करोगे। एक और चीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडी के दौरान इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, हम इसकी पोलैरिटी में भी उंगली करेंगे। मतलब इसको तोड़ के इसको पलट के लगा देंगे, मतलब ऐसे भी कर देंगे। देखना पलट में झपकाना, अभी इस पी पे नेगेटिव जा रहा है और क्यू पे पॉजिटिव जा रहा है। चुल्ल करने के दौरान हम इसे ऐसे भी करेंगे, यानी पी को नेगेटिव क्यू को पॉजिटिव। सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। लेकिन हम किसी को भी पॉजिटिव करें किसी को भी नेगेटिव करें, ये नाम हम नहीं बदलेंगे। जो एनोड है पूरे एक्सपेरिमेंटल स्टडी के दौरान इसको एनोड ही पुकारना है और उसको कैथोड ही पुकारना है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और ये मैं बता ही चुका हूं, ये वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम होना क्यों जरूरी है, ताकि इलेक्ट्रॉन कंफर्टेबली खिसक सके, जा सके। चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा कि कैसे कैसे उन्होंने चुन करी, तो मैं इतना पोर्शन में मिटा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम अलग अलग तरीके से चुल्ल करेंगे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। सबसे पहले पहला केस फर्स्ट वीक्यू माने, वी माने पोटेंशियल, इसको ठीक है ना, वी माने पोटेंशियल, क्यू माने क्यू का पोटेंशियल यानी एनोड पोटेंशियल। एनोड पोटेंशियल को मैं पॉजिटिव रखने जा रहा हूं। केस फर्स्ट क्या, कि एनोड पोटेंशियल को पॉजिटिव ही रखने जा रहा हूं, पॉजिटिव, जैसा कि इस सेटअप में इसको पॉजिटिव ही दिखाए। तो सुनो होगा क्या, मान लो आपने एक सफिशिएंट लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन क्यू की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, खिंच रहे हैं, क्यू की ओर जा रहे हैं क्योंकि क्यू खींच रहा है। तो आपको एक करंट सेंस करके बता रहा होगा, ये इस करंट को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट वही NeAVD होती है। NeAVD नंबर डेंसिटी, जो यहां से निकल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ द ट्यूब, जिस ट्यूब में जा रहे हैं, और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखिए ये जो VQ है जो कि इस समय पॉजिटिव है, यदि मैं इसकी पॉजिटिविटी और बढ़ा दूं, मतलब VQ बढ़ा दूं, +1 वोल्ट से +2 वोल्ट कर दूं, जो VQ +1 वोल्ट था, +1 वोल्ट, इसको मैं +2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट मतलब पहले से बढ़ा दूं, तो उसका असर क्या होगा, जब VQ बढ़ेगा तो यानी इसे और पॉजिटिव मिलेगा, ये और पॉजिटिव हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन और अच्छे से ड्रिफ्ट होंगे टुवार्ड्स क्यू की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है और आप प्लेट को और पॉजिटिव कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, और पॉजिटिव उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो, तो VD बढ़ेगी। उस VD का प्रभाव ये होगा कि आपका IB बढ़ने लगेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। तो सिंपल है आर्गुमेंट, समझ गए। मान लो मैं इस VQ को और बढ़ाता हूं, मान लो ये 1.5 वोल्ट था, अब इसे 2 वोल्ट कर दिया, प्लस का 2 वोल्ट, तो जब VQ और बढ़ाऊंगा, थोड़ा डबल एरो मार दिए, तो ड्रिफ्ट स्पीड और बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है, जब ये बढ़ेगी तो इसका असर आपको यहां रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। कहां, यहां रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। यदि आप ये वोल्टेज बढ़ाते हो तो यहां रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, नॉर्मली, जैसा आपने ओम्स लॉ वगैरह में पढ़ा था कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ती है। ठीक है, वही चीज सिखा रहा हूं। मान लो मैंने VQ और बढ़ाया 1.5 से 2 से 2.5, तो आपकी ड्रिफ्ट स्पीड और एक्सीलरेट करेगा वो, और I और बढ़ जाएगा। लेकिन हर मशीन की अपनी क्षमताएं होती हैं, आप स्कूटी पे खड़े हो जाओ, तो मतलब बैठ जाओ, और आप रेस देते हो, स्पीड बढ़ती है, और रेस देते हो और स्पीड बढ़ती है, और रेस देते बढ़ते हो। लेकिन आपने ये भी महसूस किया होगा, यदि उसी स्कूटी पे हम 2-3 लोग बैठे हो और बाईपास एक्सप्रेस वे पे चला रहे हो, स्पीड बढ़ाओ बढ़ेगी,
रेस बढ़ाओ बढ़ेगी, लेकिन एक स्टेज के बाद स्कूटी की स्पीड नहीं बढ़ती है, नहीं बढ़ती। यदि सारे काम स्कूटी ही कर देगी तो फिर आपको हवाई जहाज, यदि स्कूटी ही आपको कोई भी स्पीड जनरेट करके दे सकती थी, कोई भी स्पीड जनरेट करके दे सकती थी, फिर आपको हवाई जहाज की क्या जरूरत थी, बुलेट की क्या जरूरत थी। यानी हर मशीन की अपनी क्षमताएं होती हैं। यानी आप उस स्कूटी में एक स्टेज के बाद सैचुरेशन ही पाओगे। यानी ये जो मैंने बैटरी लगा रखी है, आप सोचो कि ये तुर्रम बन जाए, ठीक है। ओहो, कन्हैया कह रहा है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट, नहीं बेटा, गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर कर सकता है। गैल्वेनोमीटर की खूबी होती है कि वो दोनों तरफ आइदर डायरेक्शन में एबल होता है। गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ डिफ्लेक्शन देने में एबल होता है। हमें ऐसा ही चाहिए इंस्ट्रूमेंट, वो भी करंट रीड करता है बेटा, ठीक। हाँ, तो गौर से देखिए, VQ यदि हम बढ़ाएंगे, VD बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, तो IB और बढ़ गया। तो मैं क्या बता रहा था, भूला। हाँ, तो मैं बता रहा था हर मशीन की अपनी क्षमताएं होती हैं। अब एक स्टेज डॉट 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 डॉट, अब यदि मैं VQ बढ़ाता रहूं, आप सोचो मैं बढ़ा रहा हूं, डॉट 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 बढ़ा ही जा रहा हूं, नहीं, VD एक स्टेज पर सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट बोल दो या कांस्टेंट बोल दो। तो अब बताइए उसका प्रभाव आपको आई पे क्या दिखेगा। यदि ये अब बढ़ना बंद कर देगी, नहीं हम नहीं बढ़ पाऊंगी मैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। बैटरी से आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते स्पीड, स्कूटी से आप एक लिमिट से ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते, तो उसका असर आई पे ही दिखेगा। आपकी आई भी सैचुरेट हो जाएगी और कांस्टेंट बोल सकते हो। ये तो था केस फर्स्ट, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। ये तो हुआ केस फर्स्ट। ध्यान रखना बेटा, तमीज से पढ़ना, तमीज से पढ़ोगे तो पूरी क्लास में मजा आएगा। और मे बी पॉसिबल आप कह दो शायद कि सर अभी कंटिन्यू रखो। चलिए, अब आ जाइए केस सेकंड। केस सेकंड क्या, ये केस फर्स्ट क्या था, VQ को पॉजिटिव रखा। अब केस सेकंड ये है, अब हम VQ को कोई वोल्टेज ही नहीं दे रहे, 0 वोल्ट। मतलब वो यहां दिखेगा आपको, ये रही बैटरी, सॉरी ट्यूब सेटअप थोड़ा छोटा कर दिया है मैंने। ये रहे हमारे पास प्लेट P, प्लेट Q, ये रही प्लेट P, प्लेट Q, और ये रहा अब की बार मैंने बैटरी ही विड्रॉ कर ली। देखो बैटरी नहीं है इसमें, हटा दी, लेकिन सर्किट पूरा रखा है। और यहाँ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अब आप कहोगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, बिल्कुल काम है। कहोगे कि भाई गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, अब क्या बात की करंट होगी, क्यों नहीं होगी भाई। सोचो, यदि मैं इफ दिस सरफेस इज एक्सपोज्ड टू अ फोटोन है ना, सच दैट कि उसकी इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर नहीं ज्यादा हो। सोचो वो एनर्जी यदि वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, मतलब सिनेमा हॉल की टिकट 3 रुपए की है और आप 20 रुपए लेके जा रहे हो। सिनेमा हॉल की टिकट 3 रुपए की है और आप तो 20 रुपए लेके जा रहे हो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलेंगे ही नहीं, उन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ये बात ध्यान आई नहीं आई। नसीब हमारा अच्छा है कि हम एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, तो हमारे दिमाग में ये चीज चलना चाहिए, हमारे दिमाग में ये पैरेलल में चलना चाहिए, क्योंकि हम वो बच्चे हैं जो आइंस्टीन के बाद पैदा हुए हैं, जिन्होंने वो एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकलेंगे नहीं, उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो सुनो, जब काइनेटिक एनर्जी भी होगी तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला इसमें से, उसमें तो पहले से ही काइनेटिक एनर्जी थी, मत लगाओ बैटरी, वो तो वैसे भी जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इसलिए जा रहे हैं। तो गलत फहमी में मत रहना कि क्यों ही होगा कि मुर्गा बांग नहीं देखेगा तो उठेंगे नहीं हम। तो क्यों, भले ही क्या कहते हैं हमने यहाँ पोटेंशियल नहीं लगाया, उसको कोई पॉजिटिविटी नहीं दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर भी जाएंगे, ये करंट फिर भी दिखाएगा। इसका मतलब इस सिनारियो में आप ये समझिए कि ऑल्दो इस समय मैंने ऑल्दो VQ इज मेड टू 0, एनोड पोटेंशियल 0 दे रखा है, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट 0। ये तो रीडिंग दिखाई रहा है ना अपनी, ये तो रीडिंग दिखाई रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां जा जाके हिट हो रहे हैं। और आपको बता दूं, सोलर सेल इसी सिद्धांत पे भी बनते हैं। ये सोलर सेल का ही प्रिंसिपल है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सोलर सेल का सिद्धांत ही यही है। बस उसमें ये तार कनेक्ट नहीं करते, बैटरी नहीं लगाते। बताओ क्या करते हैं, सिंपली यहां से लाइट डालेंगे, वो इलेक्ट्रॉन निकालेगी, वहां जाके एक्यूमुलेट होंगे, ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती चली जाएगी। कहते हैं ना चार्ज हो रहा है धूप में, तो ये नेगेटिव होती चली जाएगी, ये पॉजिटिव होती चली जाएगी, बन गई बैटरी। फिर जब जरूरत हो तब कनेक्ट करना है इसको। तो बस सोलर सेल का सिद्धांत यही होता है। लेकिन चलिए, अभी हमें सोलर सेल नहीं पढ़ना, हमें अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। तो होपफुली आप ये समझ गए कि इवन आफ्टर मेकिंग एनोड पोटेंशियल टू बी 0 कर दिया, लेकिन फिर भी
हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगी। ठीक है ना। अब आ जाइए, उसमें ऑलरेडी अपने ही इनर्जी ऑफ मोशन है और हमें वैक्यूम बना रखा है, फ्रिक्शन भी नहीं है, कोई नेगेटिव रेजिस्टेंसेस भी नहीं है कि जो उसे रोक पाए। चलिए ये हो गया। अब फिर से मैं बोलूंगा केस फर्स्ट क्या है, यहां थोड़ी भसड़ में लिख रहा है तो ध्यान से सुनना। केस फर्स्ट एक वो है जब एनोड को पॉजिटिव किया। केस सेकंड ये है जब हमने एनोड पे पोटेंशियली छीन लिया, जीरो कर दिया। और अब केस थर्ड ये है, अब मैं एनोड को नेगेटिव दूंगा, नेगेटिव पोटेंशियल। आइए देखते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास फिर से यही सेटअप, ओके। थोड़ा बड़ा बनाता हूं, मतलब चौड़ा बनाता हूं, क्योंकि मुझे इसमें एक छोटी सी मैथ भी दिखा। ये रहा हमारे पास, ठीक है। ये रही प्लेट पी, ये रही प्लेट क्यू, है ना। द प्लेट पी इज एक्सपोज्ड टू अ लाइट, और दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, ये जो एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी, वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ज्यादा लिखी है मैंने, इक्वल वाला साइन यहां और यहां नहीं लिया मैंने, सिर्फ यहां लिया था इक्वल। यहां ग्रेटर देन और इक्वल दोनों लिखा है, यहां सिर्फ ग्रेटर देन लिखा है। अब ये प्लेट पी है, प्लेट पी, और ये प्लेट क्यू है। अब की बार मैंने यहां पर ऐसे कर दिया, देखिए बेटा क्या कर दिया। अब की बार मैंने इस प्लेट क्यू को नेगेटिव वोल्टेज दे दी, नेगेटिविटी दे दी। लेकिन फिर से जज्बाती मत हो जाना, एकदम से आगे सोचो तो जज्बातों के साथ मत सोचना, बुद्धि से, तर्क से सोचना। ठीक है, हाँ, निकुंज वही हो गया ना, जज्बात होके सोचा। मैंने कहा ना तर्क शक्ति डेवलप करना। देखिए मैंने अभी से नेगेटिव करा है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन हर बार डर ही जाएगा। एक बार बताओ, सामने यदि शेर आ जाएगा तो हम डर जाएंगे। ठीक है, शेर जब दहाड़ेगा तो डर जाएंगे, सबकी फटेगी। ठीक है, सबकी अत्यासी होगी। लेकिन यदि सामने पिल्ला पे 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 कर रहा है तो भी डरोगे तुम, भौंक तो वो भी रहा है। तो एकदम से जज्बाती नहीं होना कि नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। अरे यदि उसके दहाड़ने में कमजोरी हो तो, दहाड़ने में मतलब सुनिए, अब देखिए एक मिनट, सपोज करो एक और चीज, आपने ये तो सोच लिया कि नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव है। अरे जब कभी गवर्नमेंट होती है, सुनो, गवर्नमेंट आपको आंदोलन कर रहे होते हैं कुछ लोग आंदोलनकारी, तो उन पे पानी की बौछार करती है। पानी की बौछार इतनी तेज होती है क्योंकि वो मारना नहीं चाहती, गोलियां थोड़ी नहीं मार देगी, जलियांवाला बाग हर समय तो नहीं करना भाई, वो चाहती है पानी के प्रेशर से हटे। वो बहुत तेज लगता है, इतनी तेज लगता है, बहुत नहीं। अब जब वो लगेगा तो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता, सामने से जब पानी की धार आ रही होती है तो आगे नहीं बढ़ पाता। अब गवर्नमेंट यदि तुम्हें क्या कहते हैं, नलके से पाइप लगा के टोंटी छोड़ के पाइप से मारे, तुम रुक जाओगे? एक तरीका वो भी हुआ बताना, टोंटी से लगा के पानी का प्रेशर मार रही है, रुक जाओगे तुम? तो सुनना, तर्क शक्ति डेवलप करो। तो एकदम से जज्बाती होके तुमने कह दिया अरे अब तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो देखो कि सामने पानी किस लेवल से आ रहा है। तो देखिए, इमेजिन करो यदि VQ इक्वल टू -1 वोल्ट है, VQ एनोड पोटेंशियल वो -1 वोल्ट है, बहुत तुच्छा सा, पिल्ले जैसा, तो होगा क्या? अरे एक और एक्सपेरिमेंट, एक और बताता हूं। ग्रेविटी है, ऊपर ही नहीं जाने देती किसी को, नीचे, कोई भी चीज नीचे गिरती है ना। लेकिन यदि मैं किसी को वेलोसिटी दे दूं, ऊपर भी जाएगा ना। और वेलोसिटी दे दूं, आपको नहीं दिख रहा पर और ऊपर गया, फील तो आ गया होगा। और वेलोसिटी दे दूं तो और आएगा, ऐसे, है ना। तीसरी बार नहीं उछाला मैंने, ठीक है, लेकिन आप फील कर लेना। और सुनिए, ठीक है, ग्रेविटी किसी को अगेंस्ट खींचती है, नहीं जाने देती, ऊपर लौटा लाती है। लेकिन हम जानते हैं ना, है ना, कितना ऊंचा कमरा है, इतना नहीं है, बस एक्टिंग की थी वो मैंने। लेकिन हम ये जानते हैं ना कि यदि हम अपने पे आ जाए, इसरो से आके 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप स्पीड से फेंक दे तो अर्थ भी नहीं लौटा ला पाएगी। ग्रेविटी लगा, देखिए यदि कोई रॉकेट ऊपर लॉन्च कर दिया मैंने, है ना, ये तो ठीक है, ग्रेविटी उसको खींचना चाह रही होगी, लेकिन इसकी स्पीड ही इस तरीके से लॉन्च की जाती है, चला ही जाता है, फिर ये स्केप हो जाता है, एस्केप हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही थोड़ी नहीं कि सामने पिल्ला बैठा है तो हम डर गए, हम नहीं जाएंगे, है ना। कि एक आदमी, हाँ भाई, पुलिस वाला पूछता रहा, भाई क्या क्या कर रहा है, क्या नाम है तेरा? कि मेरा नाम शेर सिंह। बाप का नाम शमशेर सिंह। बाबा का नाम गब्बर सिंह। यहाँ आगे क्यों खड़ा है? आगे क्यों नहीं, जाग नहीं रहा? आगे कुत्ते खड़े हैं, जाऊं कैसे? है तो वो थोड़ी नहीं कि सामने पिल्ला खड़ा है, आप जा नहीं रहे हो। तो अब सुनिए, इमेजिन करो कि VQ नेगेटिव है, VQ नेगेटिव है, ओके। अब इसने इलेक्ट्रॉन निकाले, तो पहले तो ये सोच लेना कि अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि सामने बस टोंटी चल रही है, वो वाला प्रेशर नहीं चल रहा।
तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हिट करेंगे। हाँ, इतना जरूर हो जाएगा कि मेरे VQ को -1 वोल्ट करने से ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये इतनी तो नहीं रहेगी, इतनी तो नहीं होगी, इतनी तो नहीं होगी, इतनी तो नहीं होगी। हाँ, घटा जरूर देगा, ये घटा तो देगा थोड़ी सी। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। मतलब एकदम से नहीं सोचना कि यार रुक गया। हाँ, प्रभाव ये पड़ेगा, डरा देगा कुछ तो, थोड़ा सा तुम बच के निकलोगे। पिल्ला भी होगा तो बच के निकलोगे कि साला क्या भरोसा, काट ही दे वो, है ना। फिर तो इंजेक्शन तो फिर भी लगवानी पड़ जाएंगे ना, चाहे वो कम काटे चाहे ज्यादा, तो बच के तो निकलोगे ही आप। अच्छा, अब मान लो यदि आपने VQ को -2 वोल्ट कर दिया, मतलब अब धीमे धीमे करेंगे एक्सपेरिमेंट। आपने इसको माइनस का कर दिया है ना इसे, अब -1 वोल्ट पे करंट घट गई, आपने इसे और नेगेटिव किया, इसकी क्षमताएं बढ़ाई, तो उसका असर ये होगा, ये आने वाले इलेक्ट्रॉनों को और अच्छे से डीएसिलरेट करेगा, आपकी करंट और कम हो जाएगी, घट रही है। ठीक। अच्छा, छिपकली से ज्यादा किसी को डर नहीं लगता, ये है। हाँ, पता नहीं यार लड़कियां छिपकली से क्यों इतना डरती हैं। चलिए अब इधर देखिए, क्या बता रहा था मैं, भूला। हाँ, इसको VQ इक्वल टू -2 वोल्ट रख दिया तो करंट आपकी और कम हो गई। प्लीज धीमे धीमे, थोड़ा भले ही बोर कर रहा हूं लेकिन समझना, -3 वोल्ट कर दिया। अब साथ में ये भी फील करिए कि कर क्या रहा हूं मैं, इसकी ताकत बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये और नेगेटिव और आने वाले इलेक्ट्रॉनों को और रिटार्ड करेगा। इसका मतलब आप ना उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कम कर रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट स्पीड कम हो जाएगी, करंट कम होगी। ठीक। अब देखो, सपोज करो VQ इक्वल टू -3.999999 वोल्ट तक करंट बहुत कम हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है बस सांसें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, वेंटिलेटर पर है करंट। फिर बेटा जैसे इमेजिन करो, यहां मैं थोड़ी वैल्यू ले रहा हूं, समझा दूंगा। मान लो आप इसकी नेगेटिविटी बढ़ाते 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 -4 वोल्ट पे ले आए और करंट का राम नाम सत्य हो गया, इमेजिन करो, क्योंकि आप रुक ही नहीं रहे थे, आप तो उसको नेगेटिव, लड़ाई चल रही थी आपकी। अच्छा नहीं रुके, आप दारी के देखते और नेगेटिव, अच्छा अभी भी नहीं रुका ये, तो नाउ करंट बिकम 0। कभी तो होगी, कभी तो होगी। हाँ, अब ये हो सकता है, ये फ्रीडम में दे सकता हूं, हो सकता है भाई मैंने 4 वोल्ट पे डाटा मान लिया कि माना समझाने के लिए कि 4 वोल्ट पे 0 हो गई, हो सकता है कि -3 वोल्ट पे ही 0 हो जाए, -2 पे भी 0 हो जाए, और ये भी हो सकता है कि -4 पे भी ना 0 हो, आपको -5 करना पड़े। तो आप उस फील को समझिए कि जिस वोल्टेज पे आके करंट 0 हुई है और जस्ट बिकम्स 0, तो क्या हुआ होगा इस वाले सीन पे। इलेक्ट्रॉन, अब इधर देखना, इलेक्ट्रॉन यहां से इस फोटो को थोड़ी देर के लिए हटाता हूं या ऊपर इधर डाल देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ये जा रहा होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन इसको हिट कर रहे थे करंट थी, यहां मिली एमीटर, वो सॉरी ये गैल्वेनोमीटर रिकॉर्ड करेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को हिट करेंगे। फिर इस पे भी हिट तो कर ही रहे थे पर धीमे धीमे आ रहे थे, लेकिन करंट 0 होने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से चला 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 जस्ट प्लेट के जस्ट नियर बाई, मैं थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूं लेकिन आप, ताकि मैं आपको कैमरे तक दिखा सकूं, दिस इज पॉइंट बी, वो यहां रुक जाएगा और फिर यहां लौटना भी चालू कर देगा, यूं समझिए, यानी उस प्लेट क्यू को हिट नहीं कर पा रहे जैसे ये वोल्टेज आई। इससे पहले तक इलेक्ट्रॉन उसको हिट कर रहे थे, तो जब इलेक्ट्रॉन वहां जा ही नहीं पाएंगे तो फिर मेरा वही डायलॉग, ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा, यानी अब यहां पर करंट कितनी रहने वाली है, 0। ठीक है, इस स्पेसिफिक, इस वोल्टेज को, ये जो मैंने वोल्टेज बोला है स्पेसिफिक, जो समझाने के लिए मैंने -4 बोला है, जो किसी और एक्सपेरिमेंट में -5 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, इस वोल्टेज को जो भी आएगा एक्सपेरिमेंट में, है ना, स्टॉपिंग वोल्टेज बोलेंगे या स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल, नाम भी बड़ा सूट कर रहा है ऐसा पोटेंशियल। हालांकि अभी काम चलाओ डेफिनेशन सुनो, फिर अभी अगली परफेक्शन के साथ डेफिनेशन दूंगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब जिस पर करंट 0 हो जाए, धप्पा, एकदम धप्पा करके 0 हो, स्टॉप कर दे करंट को। अब प्रॉपर डेफिनेशन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल V0 से, रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल V0, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पोटेंशियल है। और भी इसके नाम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दो, बैरियर वोल्टेज, बैरियर बाधा, बैरियर वोल्टेज, क्योंकि अब यार साला बैरियर वोल्टेज लग के इलेक्ट्रॉनों को वो जाने नहीं दे रहा, जस्ट इलेक्ट्रॉन सूंघ सूंघ के पलटेंगे, प्लेट तक हिट ही नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा गैप दिख रहा है नहीं दिख रहा,
प्लेट और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप दिख रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन प्लेट को हिट नहीं कर पा रहे, जस्ट बगल पे सूंघ के आ पा रहे हैं। ठीक, स्टॉपिंग वोल्टेज बोल दो, बैरियर वोल्टेज बोल दो, कट ऑफ वोल्टेज बोल दो, रिटार्डिंग वोल्टेज बोल दो, बहुत सारे नाम है, लेकिन जनरली जो कॉमन नाम है वो स्टॉपिंग वोल्टेज ही है। ठीक, चलिए अब कंजर बना मत फैलाना कि डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, सर स्टॉपिंग पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज -4 वोल्ट। सही है ये डेफिनेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज -4 वोल्ट है। चलिए तो डेफिनेशन क्या है, देखिए डेफिनेशन ये, इट इज दैट मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये मिनिमम वर्ड को पकड़ लेना, समझाऊंगा क्यों दिया है मैंने। इट इज दैट मिनिमम नेगेटिव एनोड पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव एनोड पोटेंशियल एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट जस्ट बिकम्स जीरो। अब ये मिनिमम इसलिए है क्योंकि एक बात बताइए, यदि आपने एक्सपेरिमेंट धीमे धीमे नहीं किया होता, आपने -1 वोल्ट पे देखा करंट है, आपने -2 वोल्ट देखा करंट है, अभी आपको गुस्सा ही, आपने -50 वोल्ट कर दिया, -50 वोल्ट पे तो करंट जीरो होगी। तो आपको ये स्टॉपिंग पोटेंशियल धीमे धीमे पकड़ना है। अच्छा दोबारा समझाता हूं, यदि फोटो इलेक्ट्रिक करंट -4 वोल्ट पे जस्ट बिकम जीरो हो चुकी है, तो इसका मतलब -5 वोल्ट पे क्या स्टेटस होगा करंट का। यदि -4 वोल्ट पे जीरो हो चुकी है तो फिर -4 वोल्ट तो और ताकतवर है भैया। तो इलेक्ट्रॉन जो एटलीस्ट यहां तक चले गए, सूंघ के देखे आए, पास से देखे आए, है ना, अब इलेक्ट्रॉन यहीं से लौट जाएंगे। पहले से -6 करोगे तो यहीं से लौट जाएंगे, -8 करोगे तो यूं लौट जाएंगे, बस इतना होगा। तो यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो, मतलब जैसे इस सीरीज में -4 वोल्ट स्टॉपिंग वोल्टेज है, तो -5 को नहीं बोलेंगे स्टॉपिंग वोल्टेज, भले ही वहां पर भी करंट जीरो होगी। तो करंट जीरो तो इसके बाद तो हर किसी पे होगी, -5 पे, -6 पे, -7 पे, तो हर कोई स्टॉपिंग वोल्टेज नहीं बोलना, आपको एग्जैक्टली उसी वोल्टेज को बोलना है जहां पर धप्पा हुआ है। हाँ अब सुनिए, ये स्टॉपिंग वोल्टेज हमारी क्या मदद करने वाला है, इसके पीछे क्यों पड़ गए फिजिक्स वाले, देखिए अभी देखते हैं। क्योंकि फिजिक्स में एक डेफिनेशन है ना, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप मेजर तो करो, कुछ डिस्टेंस आप कमरे में इंची टेप लगाओगे, लेंथ देख लोगे सर इतनी डिस्टेंस है, तो ये तो डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया इंची टेप लगा के। लेकिन यहां से मून तक की डिस्टेंस बताओ, अब मून तक की डिस्टेंस किसी इंची टेप से तो नहीं मेजर की होगी, कोई ना कोई इनडायरेक्ट मेथड होगा, है ना। अरे मून छोड़ो, हम पेड़, नदी के उस पार जो पेड़ है, नदी के उस पार पेड़ की हाइट बिना नदी पार किए हुए और पेड़ पे चढ़े हुए ट्रिग्नोमेट्री से पेड़ की हाइट निकाल लेते थे। दीज मेथड आर कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। अब बताता हूं ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको क्या कैलकुलेट करवाएगा। देखिए माना ये पॉइंट ए है जहां पर इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला है ना, और ये पॉइंट बी है जहां पर इलेक्ट्रॉन जस्ट रुक गया है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल इस सिनेरियो में। तो बताना यहां फेंकी गई काइनेटिक एनर्जी वहां पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। यहाँ की, जैसे आप किसी को यूं चौक को फेंक रहा हूं मैं, तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी गई, 1 मिनट 11 का बताता हूं, यहां से किसी पत्थर को फेंकोगे आप तो ये ऊपर जाएगा फिर रुक जाएगा, यहां रुक गया। तो क्या क्या फिजिक्स लगाई, और पास में खूब लगाई होगी कि जो काइनेटिक एनर्जी आपने यहां दी वो धीमे धीमे कम होती जा रही है, और इस पॉइंट पर जब उसको आगे बढ़ना बंद हो गया है, द काइनेटिक एनर्जी एट ए एंटायरली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो सेम यहां हुआ, काइनेटिक एनर्जी एट ए एंटायरली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट बी। यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है वो, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो समझ में आ गया कि नहीं ये वाला लाइन, कि काइनेटिक एनर्जी एट ए जो निकली है वो धीमे धीमे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो काइनेटिक एनर्जी वो जो आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन ने बताया था कि मान लो 10 जूल एनर्जी आ रही है तो 3 जूल की टिकट कट जाएगी, 7 जूल का एनर्जी होगी। ठीक, अब जब वो यहां आ रही है तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। और होपफुली आप अब इतने कंजड़े नहीं हो कि जहां देखी पोटेंशियल एनर्जी वहां mgh ही मार दो। सर समझ गए, ये काइनेटिक एनर्जी mgh में कन्वर्ट हो गई है mgh असली पोटेंशियल एनर्जी mgh की अभी भी उसमें पड़े हो। अब सीन कुछ और है, अब सीन ये है यहां लगेगी QV। जब कोई Q चार्ज भी पोटेंशियल में पड़ा हो, आपको सिचुएशन देख के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मारना है।
ये भूल गए होगे, जहां तक मुझे ध्यान है भूल गए होगे, भूला है ना। मैं कोशिश करता हूं याद दिलाने की। चैप्टर 2 में जब हमने पोटेंशियल डिफाइन किया था, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट, तो वर्क डन का फॉर्मूला आया था QV, और गंगाधरी शक्तिमान होता है, ध्यान करो। तो ये बस, बाकी डिटेल में जाना तो वहीं चले जाना। तो जब कोई Q चार्ज V पोटेंशियल में आ जाए, Q चार्ज V पोटेंशियल में, अच्छा कईयों को याद है नो डाउट, Q चार्ज V पोटेंशियल में आ जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी QV होती है। तो बस, पर Q का रोल कौन प्ले कर रहा है? E, क्योंकि इस पर चार्ज है E, और V का रोल कौन प्ले कर रहा है? V0, क्योंकि ये Q चार्ज V0 पोटेंशियल में आ चुका है ना, V0 पोटेंशियल पे आ चुका है। तो ये वो तरीका है इसको कि आपको जब इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, यू करके दिखेगा ही नहीं, तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी तुम कैसे मेजर कर लोगे? तो तुम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट तो नहीं मेजर कर पाओगे। हाँ, काइनेटिक एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, आप इसे कैलकुलेट कर लो, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो तुम्हें पता होगा ना कि धीमे 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 वोल्टेज निकालोगे और देखोगे जहां पे वो 0 हो जाए, अच्छा तो -4 पे 0 हुई है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो तुम्हें पता ही है, और E फिक्स होता है। तो दिस इज एन, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के पीछे पड़े हम, ताकि हम उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल सके। समझ गए या नहीं समझ गए? बोलो जल्दी बोलो, ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक, जल्दी से बोलो, ये तीनों केसेस समझ में आ गए या नहीं आ गए? कि एक पॉजिटिव पोटेंशियल जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करेंगे, एक जीरो पोटेंशियल जिसमें इलेक्ट्रॉन में ढीक था फिर भी पहुंच ही गया वो Q की ओर, और एक नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर धीमे 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 करके इलेक्ट्रॉनों को आने से रोकना है, हमें रोक दिया। बोलो थारा भाई, अच्छा अच्छा थारा भाई, रुद्रवाल समझ में आया? चलिए, एक डाउट है छोटा सा, बट वो लास्ट में, अच्छा लास्ट में पूछना है, ठीक। अब सुनिए, अब एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, पर मैं आपको देख तो पाऊंगा नहीं, मैं आपको देख तो पाऊंगा नहीं, लेकिन कोई नहीं, मैं टास्क दूंगा, आप ईमानदारी से करना, और फिर मेरे आंसर से मैच करना, ठीक है ना? मेरे आंसर से मैच करना, फिर आपको थोड़ी सी खुशी तो होगी ईमानदार बच्चों को कि मेरा आंसर बिल्कुल सही था, क्योंकि मैं आपको देख तो पाऊंगा नहीं यहाँ पे ऑनलाइन में। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन सारे केसेस को, ये तीनों केसों को मिक्स करिए, तीनों केस जब एनोड पॉजिटिव था, एनोड 0 था और एनोड नेगेटिव था, और यहां ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए एनोड पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ये जो मैंने ऑब्जर्वेशंस बताई है, ये बताइए ना, इनको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करिए कि कैसा वो सीन दिखेगा। क्वेश्चन समझ में आया? मीटिंग दूसरी ज्वाइन करते हैं, जब तक आप अपना काम भी करिए। अब जिन जिन्होंने ग्राफ बना लिया वो मैच करिएगा और फिर ईमानदारी से आंसर दीजिएगा। देखिए, जो ग्राफ इन तीनों को, ये जो तीनों केस मैंने पढ़ाए, इसको यदि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो समरी ये बनेगी। देखिए वो ग्राफ की, ग्राफ कुछ इस अंदाज में आएगा। ये आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर आप जवाब दीजिएगा। रुको रुको रुको, अच्छा पहले ये बताओ, अच्छा चलो कितने लोगों का है ये शेप, कितने लोगों की ये शेप आई है? हालांकि फिर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ऐसी शेप क्यों आई, ऐसा आएगा शेप। अच्छा आधा पद्दा सही था, नमन का ठीक था। चलिए अब देखिए क्यों, देखिए यहां रैंडमली यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से रैंडमली, है ना? बताना ये वो पॉइंट है जो ओरिजिन मान सकते हो, इसके इधर एनोड पॉजिटिव है, इधर वैल्यूज नेगेटिव है। तो आप देखिए इस ग्राफ को गौर से देखेंगे, इस ग्राफ को एक मिनट यहां से देखिए, जब VQ कुछ है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कुछ है, फिर VQ को और पॉजिटिव किया तो आप देख रहे हो करंट बढ़ गई है, फिर VQ और पॉजिटिव किया करंट और बढ़ गई, VQ और पॉजिटिव किया करंट और बढ़ गई। लेकिन आगे जाके जब VQ अब बढ़ाए जा रहे हो तो करंट सैचुरेट हो गई, अब नहीं बढ़ रही। पहले इतना पोर्शन समझ में आया, इतना पोर्शन समझ में आया कि जैसे जैसे ये केस फर्स्ट, जब तक VQ पॉजिटिव था तो जैसे जैसे VQ बढ़ा रहे थे करंट बढ़ रही थी और फिर सैचुरेट हो गई। अब इस वाले पॉइंट को देखिए, ये है केस सेकंड, केस सेकंड VQ 0 है पर करंट 0 नहीं है। तो गौर से देखिए, दिस इज द पॉइंट जो केस सेकंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें आपका VQ 0 है पर करंट कुछ है। ये वाई एक्सिस है ना, वाई पर X 0 होता है, ठीक। उसके बाद आपने वोल्टेज इस इधर आई नेगेटिव किए, थोड़े और नेगेटिव किए, करंट घटती है, थोड़ा और नेगेटिव किए, थोड़ा और नेगेटिव किए, तो एक स्टेज ऐसी आ गई जब करंट बिल्कुल डेड, और इस पॉइंट को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट नेगेटिव एनोड पोटेंशियल एट विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट जस्ट बिकम 0।
और एक और चीज, हम डेड ग्राफ नहीं बनाते। मतलब अब डेड ग्राफ का मतलब अब ये सैचुरेट हो गई, अब आगे क्या बनाते ही थोड़ी नहीं रहेंगे इसको जिंदगी भर, इसको खींचते ही रहेंगे। सर बी कॉपी प्लीज, क्या? क्योंकि ग्राफ बनाना है मुझे, उसको खींचते थोड़ी नहीं रहेंगे। जहां पे ये शेप आ गई हमें समझ में कि हाँ ये सैचुरेट हो गया, वहां रोक लेंगे। और ऐसे ही जब -4 पे 0 है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में -4 था, हर बार -4 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। तो जब -4 पे 0 तो अब तो -5 -6 सब पे डेड रहेगा ना ग्राफ, तो हम डेड ग्राफ नहीं बनाते, एक्टिव ग्राफ ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताइए ये एक्सप्लेनेशन ग्राफ की शेप समझ में आई? ये ग्राफ की शेप समझ में आई या नहीं आई कि ये ग्राफ ऐसे क्यों आया? लेकिन ये ग्राफ की शेप तब है जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर ज्यादा हो, नहीं तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे तो ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएंगे तो ये ग्राफ अचीव ही नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपका काम और थोड़ा सा बारीकी से शुरू होता है, मतलब थोड़ा सा मेहनत अब आपको भी करनी है, मजा आएगा आपको। तो फिलहाल अब देखिए मैं ये सब मिटा रहा हूं, और यहां जो फॉर्मूला मिटाया है ना, उसको मैं यहां लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला आया था वहां पे कि जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी, उधर जो मिट गया है। ठीक है, वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके मिल जाएगा आपको। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी, ये क्यूबी ई वी नॉट। तो जो वी नॉट है उसका फॉर्मूला हो गया के ई अपॉन ई। ठीक, अभी रुकना, आराम से तसल्ली से, धीमे धीमे। एक काम करूं मैं इस फॉर्मूले को याद रखोगे ना, मुझे जगह ये भी चाहिए प्लीज बेटा, मान जाओ, है ना। तो मैं इस फॉर्मूले को मिटा के मैं जरूरत होने पे यही लिख दूंगा बस। ठीक, अब देखिए आइए उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। अब इसमें अभी तक हमने इसमें चुल्ल करी थी, इसमें चुल्ल करते थे, इसमें वेरिएशन मिलते थे, इसमें चुल्ल करते थे, इसमें वेरिएशन। अब हम इधर से चुल्ल करेंगे, सोर्स से। कभी येलो कलर की लाइट डालेंगे, कभी ब्लू कलर की लाइट डालेंगे, कभी ग्रीन कलर की लाइट डालेंगे, कभी ग्रीन कलर की 50 वाट की लाइट डालेंगे, कभी ग्रीन कलर की 60 वाट की लाइट डालेंगे, कभी ग्रीन कलर की 70 वाट। अब इसका मतलब क्या है? कभी फ्रीक्वेंसी में उंगली करेंगे, कभी इंटेंसिटी में उंगली करेंगे, क्योंकि हम जितना उंगली करेंगे उतना ही लाइट के बिहेवियर को जान पाएंगे। तो चलिए पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी उनकी? पहली ऑब्जर्वेशन लिनार्ड की क्या थी? ठीक, देखिए हम सब जानते हैं, अभी अभी सीखा है कि यदि हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी स्मॉल आई और एनोड पोटेंशियल यानी वी क्यू, इनके बीच में ग्राफ खींचे, तो ग्राफ की शेप कुछ इस अंदाज में आई थी। डन करें इस बात को, और आपको शेप पता चल गई क्यों आती है ऐसी, क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, किसी ना किसी, और इस वैल्यू को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट। करंट बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर सैचुरेट हो जाएगी। अब देखिए, अब लाइट में चुल्ल करेंगे, ठीक है। अब वो यहाँ लाइट बदलने वाले हैं, मतलब ऐसा समझो सामने सेटअप रखा है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये मैंने यहाँ टॉर्च रख दी, मान लो टेबल पे रख दी यहाँ पर, अब ये है ना, और वहां जाके वोल्टेजेस में चुल्ल कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे ये ग्राफ मिल गया। मतलब ये लाइट टॉर्च जो भी मारी मैंने पीपर, और इसको तो यहाँ सेट कर गया, और फिर वहां जाके इसमें चुल्ल कर करके ये ग्राफ निकाल दिया। अब शुरू से खेलेंगे। अब मैं वापस यहाँ आया, मैंने ये लाइट थोड़ी आगे खिसका दी, ये लाइट को थोड़ा इमेजिन करो आगे खिसका दी, इमेजिन करो आगे खिसका दी। आगे खिसकाने से क्या प्रभाव पड़ता है? इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी बढ़ाने के और भी तरीके हैं, मैं जरूरी नहीं आगे बढ़ाऊं, मैं ये भी कर सकता था, इसे एक बल्ब को निकाल के, जैसे 50 वाट का बल्ब है, इसे 100 वाट का भी कर सकता था, है ना, तो भी इंटेंसिटी बढ़ गई। लेकिन स्मार्टली ये भी कर लेते हैं हम, उसी को आगे खिसका दो तो वहां इंटेंसिटी ज्यादा पड़ेगी। ठीक, अब सुनना, अब ये जब ग्राफ खींचा गया था तो कोई लाइट डाली गई थी तभी ये ग्राफ खींचा था, नहीं तो ग्राफ ही नहीं खींचता। अब दूसरी लाइट डाल रहा हूं, फिर ग्रेटर इंटेंसिटी। अब जब दूसरी इंटेंसिटी से लाइट खींचा तो ग्राफ देखना इस तरीके से आया, ये, यानी यदि मैं इसमें से नीचे वाला ग्राफ मिटा दूं तो ऊपर वाली की शेप वही है जो पहले वाली की। शेप तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है, लेकिन जो अब आपको ध्यान देना है, दोनों की सैचुरेशन करंट अलग अलग है और दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है।
इन दोनों ग्राफ के स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, लेकिन दोनों की सैचुरेशन करंट अलग अलग है। फिर हमने क्या किया, एक काम करते हैं, जैसे ये इंटेंसिटी थी उसको बढ़ा दिया तो ये आया, ये बढ़ी हुई इंटेंसिटी का ग्राफ है। फिर एक काम करा हमने, एक और बार चुल्लू करते इंटेंसिटी गिरा देते हैं। जैसे मैं इस लाइट को पहले आगे ले गया था, अब थोड़ा पीछे ले जाता हूं, तो फिर जब दोबारा से ग्राफ खींचा कि शुरू से खेलेंगे, नई पिच पे खेलेंगे, ठीक है। अब की बार ऐसा ग्राफ खींचा, यानी ये ग्राफ है I1 इंटेंसिटी पर, ये ग्राफ I2 इंटेंसिटी पर, ये I3 इंटेंसिटी पर, और यहां मैं मार्क कर दूं I1 सबसे कम इंटेंसिटी, I2 उससे बड़ी, I3 सबसे बड़ी। और इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी में फिलहाल कोई चुल्ल नहीं करी। मतलब जैसे सपोज करो ये पिंकी पिंकी पू कलर है, ये मैंने पिंक कलर डाला, तो पिंक कलर को आगे खिसका दिया तो इंटेंसिटी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी। फिर और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि कलर वही है, फ्रीक्वेंसी वही है, तो फ्रीक्वेंसी वही रही, लेकिन इंटेंसिटी तो बढ़ रही है ना। और आगे बढ़ा दूं मैं इसको, वहां की और ले जाऊं, तो यानी पहले एक्सपेरिमेंट कैसे किया कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर लिया और इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। उन्हें क्या मिला कि जब भी वो इंटेंसिटी बढ़ाते थे तो सैचुरेशन करंट या नॉर्मल करंट भी बढ़ी रही है। करंट सैचुरेशन ही नहीं, हर करंट बढ़ रही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिल रहा था। अब उनका पेन और उनका दर्द समझना, यदि समझ सको तो, है ना, यदि तुम्हारे अंदर इमोशन है तो उनका दर्द समझिएगा लेनार्ड का, कि क्या दर्द था। वो तो हम खुशनसीब हैं कि अभी मैं 1-2 मिनट के बाद ही उनका दर्द समझाने के बाद फटाक से एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तो आइंस्टीन का कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं आया था ना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया था। तब तक ये माना गया था ना लाइट तो वेव है। अब वेव है, वो भी तो यही मान लेते लाइट वेव है। अब उन्होंने जो सीखा वो उसमें लगा रहे थे। अब उन्होंने क्या सीखा देखिए, तो जो सीखा उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो सुनना उनका दर्द। जो वेव थ्योरी होती है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, उसमें आपको, हमको और उनको सबको ये सिखाया गया कि एनर्जी का डिपार्टमेंट इंटेंसिटी के पास होता है ना, इंटेंसिटी के पास, वेव थ्योरी। तो यानी आप खुद सोचो, यदि इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है, जैसे उन्होंने बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाया ना, यदि इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है तो वो तो यही एक्सपेक्ट करेंगे एनर्जी बढ़नी चाहिए। जो वो सीख के आए हैं, इंटेंसिटी बढ़ी तो एनर्जी बढ़नी चाहिए। मतलब यदि मैंने बल्ब आगे खिसका दिया है तो मैं ज्यादा एनर्जी डाल रहा हूं। अब जब ज्यादा एनर्जी डाल रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन मस्ट इजेक्टेड विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ज्यादा एनर्जी डाल रहा हूं तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए। ओके, और जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलने चाहिए, तो अभी थोड़ी देर पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, वहां कोने में मिट गया जो। तो सोचो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उन, अच्छा थ्योरेटिकल भी सोचो, मत देखो फॉर्मूले की। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा जाएगी तो उन इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए आपको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा ना, नहीं तो फॉर्मूले से देखो, यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। तो सुनो, जो ये वाली थ्योरी कह रही है, वो थ्योरी क्या है, एक्सपेक्ट कर रही है कि भैया हम तो ये पढ़ के आए हैं कि इंटेंसिटी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ी होगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए ना। पर ग्राफ क्या हो रहा है यार, स्टॉपिंग हमारी यार इंटेंसिटी बढ़ाने के बावजूद स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा। अब उनका दर्द समझ में आया नहीं आया, पहले तो ये बताओ, सोचो, उनका दर्द महसूस करिए। ये क्वेश्चन बाद में आएंगे, फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी, ये बाद में आएंगे कि फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है ना यार। उन्होंने जो सीखा है वो तो वही लगाएंगे ना, उन्हें थोड़ी नहीं पता कि आगे जाके आइंस्टीन क्या एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो यार उन्होंने ऑब्जर्वेशन तो लिए, लेकिन उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं थे बेटा, तभी तो सिर दर्द हुआ उनको। लेकिन आप और हम खुशनसीब है कि हम इसे अभी एक झटके में एक्सप्लेन करने वाले हैं, बिकॉज क्योंकि मैंने इतिहास में जो बाद में हुआ वो पहले पढ़ दिया। तो चलिए इधर देखिए, हम एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ जो सीख गए वो यूज करेंगे। सबसे पहली बात, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसे सिंपली ई लिख सकते हो, वो एच न्यू होता है। एच न्यू होता है, मतलब एनर्जी का डिपार्टमेंट इंटेंसिटी के पास नहीं, एनर्जी का डिपार्टमेंट फ्रीक्वेंसी के पास होता है। ये थ्योरी अपडेट हो गई, आइंस्टीन ने कर दी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये थ्योरी नहीं लगानी। अच्छा, ये हर जगह गलत नहीं है, नहीं हर जगह गलत। इंटरफेरेंस इसी से एक्सप्लेन किया गया है, डिफ्रैक्शन इसी से एक्सप्लेन किया गया है। तो लेकिन नई घोड़ी नई चाल, नया डिपार्टमेंट। दूसरी चीज, जब हम कोई एनर्जी डालते हैं किसी मेटल सरफेस पर, तो कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में,
बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। यदि मैं इसको रफली थोड़े से डाटा लिख दूं कि मान लो मैंने 5 जूल एनर्जी डाली और टिकट 3 रुपए की है, 5 यूनिट की लाइट डाली, 3 रुपए की टिकट है, तो काइनेटिक एनर्जी के हिस्से में 2 ही जाएगा। ये पढ़ चुके हैं। तीसरी चीज क्या पढ़ चुके हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तब बढ़ेगा जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये वाला फॉर्मूला मैंने फिर से यहां लिख दिया। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने पर। चौथा है ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब इस डिपार्टमेंट में, इस थ्योरी में इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी नहीं होता। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। अब ये थोड़ा शब्द थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए काम करते हैं, मैंने सिंबल लिख लिया अपने लिए एक्स। मतलब अब हमारे लिए एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। एक्स जब भी लिखूंगा इसका मतलब ये है, ठीक, नंबर ऑफ, हाँ इक्वल भी लिख सकते, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल ही होता है, इक्वल ही होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए चलो इक्वल ही लिख देता हूं मैं, है ना, नहीं तो आप बसड़ हो जाएगी। नमन कह रहे हैं प्रोपोर्शनल, हाँ इक्वल ही होता है, कोई नहीं, क्योंकि इस थ्योरी में इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। यानी इंटेंसिटी बढ़ने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बढ़ेंगे, ना कि एनर्जी। एनर्जी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर। ये मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में एनर्जी फ्रीक्वेंसी ये अंतर आपको बता सकूं, ये अंतर आपको रटा सकूं, है ना। एक काम करते हैं, मैं यहीं पे थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, इसको रोकता हूं थोड़ी देर के लिए। एक चीज, कोई नहीं, एक चीज करते हैं, एक खेल खेलते हैं ना, और कोई नहीं, आपके को दिमाग में अच्छे से हिट हो जाए, उससे अच्छी चीज क्या होगी। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके लिए अच्छा होगा। जैसे सपोज करो 5 जूल के फोटोन आ रहे हैं, 5 जूल कैमरे में दिखना चाहिए, मैंने 5 जूल है, नहीं दिख रहा तो इसलिए बोल भी रहा हूं, मैंने 5 जूल के फोटोन डाले। आप इधर बुलेट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, और ये मेटल सरफेस, ठीक है, ये मेटल सरफेस है। माना इसका वर्क फंक्शन 3 जूल है, यानी 3 रुपए की टिकट है सिनेमा हॉल की। तो अब आप बताइए, और ये मैंने 4 फोटोन दिखाए हैं, काउंटिंग रखना, 4 फोटॉन्स, और मान लो ये 1 सेकंड की फोटोन, मतलब 4 फोटोन है और 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में तड़ 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 4 फोटोन गिरेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना होगी। अब यहां पर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जब वही इंसिडेंट एनर्जी जब जाती है तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में, तो कितनी एनर्जी है, 5 जूल की एनर्जी आ रही है, 3 जूल निकालने में और 2 जूल काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। ये समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं, पिछली बार का रिवीजन। लेकिन अब देखिए मैं यहां पर 2 अलग अलग तरीके से चुल करूंगा, अलग अलग तरीके से। पहली चुल ये कि यदि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं ही नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहा कांस्टेंट, बट इंटेंसिटी बढ़ाने लग जाऊं, ताकि आप फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के अंतर को समझो। जब ये अंतर समझ जाओगे ना, तो ये लुल्ल ग्राफ है आपके लिए। और आप ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है इस पे 3 स्टार मार लेना, आपको सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर में इसी की मिलेगी। 99% क्वेश्चन इसी पे मिलेंगे, 99%। 1% पर, सिर्फ 1% या 2% डी ब्रॉगली इक्वेशंस पर सवाल है। तो इसको मजबूत करिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैंने आपसे कहा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मैंने आपसे कहा इंटेंसिटी बढ़ गई। दूसरी चुल में मैं क्या करूंगा कि मैं इंटेंसिटी को नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। आप ध्यान रखना, अच्छे से समझने के लिए एक चीज कांस्टेंट और एक चीज बदलूंगा, फिर दोबारा इसको पलट के काम कर रहा हूं। यहां देखें, पहले यहां देखते हैं। बताना, यदि मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का प्रभाव एनर्जी पे आ जाता है। अब जो फोटोन 5 जूल के हैं, वो अब 10 जूल के आएंगे, मतलब वो अपनी मर्जी से 10, 12, 15 जो मैंने मान लीजिए। एग्री करते हो कि नहीं करते हो बोलो। ये वो मेटल सरफेस है, मेरी बात समझिएगा, ये जो मेटल सरफेस है वही मेटल सरफेस है जिसकी टिकट 3 रुपए की ही है। लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो भैया फोटोन तो 10 जूल के हो गए होंगे। लेकिन एक चीज नोटिस करना, क्योंकि मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, तो मैंने 4 फोटोन ही दिखाए हैं, 4 फोटॉन्स पर सेकंड ही दिखाए 4 ही हैं।
तो जो चीज कांस्टेंट हुई तो वो जिस पे प्रभाव डालेगी वो दिखा दी कांस्टेंट, जो चीज बढ़ गई वो अंदर पैकेट की एनर्जी बढ़ा दी। तो अब जब ये बम इस पे फटेगा 10 जूल, तो 3 जूल कटेंगे टिकट, और कितनी रहेगी 7 जूल की काइनेटिक एनर्जी। ये है हमारी इंसिडेंट एनर्जी, ये है हमारा वर्क फंक्शन, और ये है हमारी क्या चीज, क्या रही, काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप इसका कंपैरिजन करो, इसका और इसका कंपैरिजन करो, कहां फर्क आया है, कहां फर्क नहीं आया है। फर्क आया है, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के निकल रहे। जो पहले 2 जूल काइनेटिक एनर्जी के निकल रहे थे, अब वो 7 जूल काइनेटिक एनर्जी से निकलने लग जाएंगे। लेकिन फर्क कहां नहीं आया है, पहले यदि मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन निकलने की पॉसिबिलिटी थी, तो अब भी 4 ही निकलेंगे। क्लियर है, क्योंकि फोटोन तो 4 ही आए। अब देखिए इधर, वही जो 4 गुब्बारे हैं ना, तो इन 4 गुब्बारों से आप 4 आदमियों को भिगो सकते हो, ठीक है ना, 4 अलग अलग आदमियों को फोड़ोगे तो। अब आ जाइए यहां पर, अब ये कैसा प्रभाव लाएगा हमारा, ये कैसा प्रभाव जनरेट करेगा। लाइट को समझिए नई थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो नई थ्योरी है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो पता है अब क्या करना है आपको। अब आप ऐसे एज्यूम करना कि अंदर तो एनर्जी 5 जूल ही भरनी है। अब आपको बम ज्यादा मिल जाएंगे। अब आपको मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6, अब मैंने 6 फोटॉन्स पर सेकंड दिखाए हैं, लेकिन 5 जूल के, 5 जूल के। अब आप बताइए, यदि ये कोई मेटल सरफेस है, वही मेटल सरफेस, वही वाला जिसका वर्क फंक्शन 3 जूल था, जिस पर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी है, तो अब बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या, अब जब ये बम इस पे फटेगा, ये वाला बम जब इस पे फटेगा, ओबियसली आदमी सही लिखाने को, आदमी कितने भी है, टिकट तो 3 रुपए की है, तो जब ये बम इस पे फटेगा 5 जूल का, तो 3 रुपए तो खर्च हो जाएंगे इसमें, और 2 जूल की काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप बताइए, ये तो इंसिडेंट एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब आप इसमें देखो, काइनेटिक एनर्जी में कोई प्रभाव नहीं आ पाएगा, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं आ पा रहा, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा है इसमें। आराम से तसल्ली से सोचो, ये वही चीज हो रही है, ये वाली। आपने इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रखी है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर देखिए बेटा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल जाएंगे, लेकिन निकल तो काइनेटिक एनर्जी 2 जूल रही है। ये नई थ्योरी है, पुरानी थ्योरी में तो उनको कोई नहीं समझा सकता था, लिनार्ड को, क्योंकि वेव थ्योरी इज फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तभी तो नई थ्योरी आई। अब बताओ, इंटेंसिटी और उसका चक्कर समझ में आया या नहीं आया इस एग्जांपल से, है ना। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का ये अंतर रट लो प्लीज, है ना, बहुत अच्छे से, थैंक यू बेटा। इंटेंसिटी, और एक मीम भेजूंगा मैं, अब उसको कनेक्ट करना कि हमको घंटा फर्क नहीं। इंटेंसिटी, वो जिमी शेरगिल बोलता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलता है इंटेंसिटी से, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से, कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहता है इंटेंसिटी से, तेरे बढ़ने से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। भेजूंगा उसको, कनेक्ट करना। चलिए, लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल मैनिपुलेट किए, इनको आप यहां सोच लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आप ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना। पेपर में कैसे एक्सप्लेन करोगे वो देखिए, थैंक यू बेटा सौरभ। हाँ, तो सुनिए, पेपर में कैसे, पहला इसमें 2 चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे, कि सिंस हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया ही नहीं है, कहेंगे फ्रीक्वेंसी को तो हमने कांस्टेंट रखा है ना, ठीक। जब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, तो हम जवाब देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट लिख देना यहाँ पे, और नोट्स में तमीज से लिखना है। आपकी इंसिडेंट एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, जब ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, ये यही की बात है। अब जब ये तुम बढ़ा ही नहीं गए, ये तो ये नहीं बढ़ेगा, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी के आगे क्या लिखूं, थोड़ा सा आप भी टाइप करिए। फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई, एनर्जी नहीं बढ़ाई, वो एज इट इज रख रहे हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रही, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रहे, तो भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बढ़ेगा। ये रहा, तभी कितनी भी आप इंटेंसिटी बढ़ा लो, कितनी भी,
ये तो 3 लाइट डालनी है, चौथी डाल देना, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है। एक तो ये चीज समझ में आ गई कि सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही क्यों है, जो वेव थ्योरी से कभी एक्सप्लेन नहीं हो सकता था, क्योंकि वेव थ्योरी तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए था। जिनको ये फील आ जाएगा ना, वो कभी केवल रिवीजन के समय पढ़ लेना, उनको ये सब समझ में आ जाएगा कितना आसान चैप्टर है। दूसरी चीज हमें अब ये एक्सप्लेन करना है कि सैचुरेशन करंट अलग अलग क्यों। देखिए, सिंस इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है, अब इधर आओ। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया, 5वीं। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स, मुझे बताइए, एक ये फॉर्मूला है I बराबर NeAVD, सबको पढ़ा है ना, I बराबर NeAVD। ये जो है ना, वो x के प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा, आराम से कुछ सोचो, फिर मैं मदद करता हूं। n माने वही नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ज्यादा फोटोन पर सेकंड आएंगे, बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इंटेंसिटी बढ़ने पर। इंटेंसिटी बढ़ने पर कितने इलेक्ट्रॉन निकलने की, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 6 फोटोन होंगे। तो इसमें 4 फोटोन आ रहे हैं, 4 निकलेंगे। तो अब आप बताइए, ज्यादा फोटोन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो देखिए, यदि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो x बढ़ेगा। x का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। जब x बढ़ेगा तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी। और आप बताइए, जब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो भैया करंट तो बढ़ेंगी। हर करंट देख लीजिए ऊपर है, हर करंट, कोई भी पोर्शन देख लीजिए करंट को, कोई भी करंट देख लीजिए, सारी करंट ऊपर चलेंगी। देखना समझ में आया? इसीलिए आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गई है। चाहे ये, केवल इस पॉइंट को देखिए, इस वाले पोटेंशियल पर, इसमें करंट इतनी है पर इसमें तो इतनी है, तो सैचुरेशन करंट भी अलग अलग ही होंगी, बढ़ेंगी। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा, उसकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा। जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं आया ये वाला ग्राफ? अब तो हमारे मजे हैं, क्योंकि हम उस एरा में जी रहे हैं कि हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। अब आ जाइए, तेल के साथ कंघी फ्री मिलेगी, एक और ग्राफ ये मैं मिटा दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा है नोट्स में है भी या नहीं ये वाला पोर्शन। ठीक, फिर तो सर कोई नहीं, मैं सब पढ़ नहीं पाया। हाँ, ले लिया। आप देखिए, ये जो मैंने अभी मिटाया है, इसको कोशिश करो ना दिल और दिमाग में बसा लो। दूसरा ग्राफ, ऑब्जर्वेशन 2, दूसरा ग्राफ, ये तो बड़ा आसान है। यदि इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले लूं और इधर इंटेंसिटी ले लूं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी, तो अभी आपने क्या देखा, यहां पे क्या देखा, हैंड टू हैंड एक्सप्लेनेशन देखो आप। यहां पे भी देख रहे हो कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रही है। एक्सप्लेनेशन ये रहा, जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आते हैं। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ज्यादा ही करंट मिलेगी। तो ये ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा। लेकिन ये ग्राफ कब संभव है? जब आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एटलीस्ट ज्यादा तो हो, नहीं तो बराबर हो, एटलीस्ट बराबर हो, सॉरी, ज्यादा हो या बराबर तो हो, नहीं तो ग्राफ ही नहीं आएगा। ना बाबा आएगा ना घंटा बाजेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेंगे तो कोई घंटा ग्राफ मिलेगा आपको? इसका एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो ये था। हालांकि नोट्स में हर ग्राफ का हर एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दिया है मैंने, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सेम यही है, ये केवल ये वाला। तीसरा, और उम्मीद करता हूं आप तीसरे का एक्सप्लेनेशन तो एक झटके में समझ जाओगे खुद ही। फिर इन्होंने ग्राफ किया, उन्होंने कहा लिनार्ड ने, एक काम करते हैं, हमने इस बार फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट किया था इसमें और इंटेंसिटी छेड़ी थी। अब उन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, इंटेंसिटी नहीं छेड़ेंगे, यानी इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे, कभी बढ़ाएंगे कभी घटाएंगे। अब सुनना, जैसे यहां से मैंने 50 वाट का रेड कलर का बल्ब डाला, 50 वाट का रेड कलर। अब यदि मैं यहां से हटा के, यहां जो होल्डर था उसमें 50 वाट का रेड कलर निकाल के 50 वाट का येलो कलर डाल दूं, तो इंटेंसिटी वही रही ना, लेकिन बल्ब का कलर चेंज हो गया, तो यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अब 50 वाट का येलो कलर निकाल के यहीं पे खिसका नहीं रहा हूं, 50 वाट का ब्लू कलर डाल दूं, फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। आप देखो, तो नो डाउट ग्राफ तो ऐसे ही आएगा, ये तो ग्राफ की शेप ही ऐसी आनी है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ये था फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये एनोड पोटेंशियल, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखना क्या हुआ। अच्छा, निकुंज ने आगे का क्लियर बता दिया, वेरी गुड, सब ठीक बताया निकुंज। अब उन्होंने, यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, तो उन्होंने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर शेप तो सभी ग्राफों की सेम आएगी, सबकी।
अरे बन जा, देखो बेटा वहां पे आके मिला दिया है मैंने। ये मतलब ये जो ग्राफ है ये थोड़ा इधर इसमें पेनिट्रेट कर लेता है ना, ये है ग्राफ ν1 फ्रीक्वेंसी पर, और ये वाला ग्राफ ν2 फ्रीक्वेंसी पर है। ν2 ν1 से बड़ी है, ध्यान रखना। और ν2 और ν1 के लिए एक जैसा नहीं, अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है। अब इसको भी V0 लिखूं तो बसड़ हो जाएगी। तो क्योंकि ये ν1 फ्रीक्वेंसी पर है तो इसे बोल दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2। मान लो तीसरी फ्रीक्वेंसी भी डाल देते हैं, बढ़ा के और बढ़ा के और बढ़ा के डाल दिया, तो ग्राफ की शेप तो वही है, शेप वही है सबकी, है ना। शेप के मामले में तीनों वही है, लेकिन ये ν3, तीसरा ग्राफ ν3, इसके लिए और ज्यादा नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है, मतलब और स्ट्रॉन्ग स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है। अब कितने लोग समझ गए? क्योंकि मैंने जो, मुझे पता नहीं कभी कभी थोड़ा सा लगता है कि घमंड कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे अच्छे बच्चे तो अपने आप एक्सप्लेनेशन कर ही देंगे कि हाँ सर समझ गए। कई लोगों को आगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाकी मेरा काम रिकॉर्डिंग में भी जवाब देना है, आप तो होशियार बच्चे हो, ठीक, वेरी गुड। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है उनका, लेनार्ड का, हालांकि अब तो हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अब क्यों स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, अब क्यों बढ़ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और फिर सैचुरेशन करंट सेम क्यों हो रही है आगे जाके सैचुरेशन करंट। तो देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो उसका असर एनर्जी पे चला जाता है। जो नई थ्योरी है, एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसका प्रभाव ये होगा कि अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के निकलेंगे, क्योंकि एनर्जी का डिपार्टमेंट फ्रीक्वेंसी के पास है। जब 5 जूल की लाइट डाली तो 2 जूल के इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब बताना इसको मैं यदि 6 जूल कर दूं तो ये तो 3 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, तो यानी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के। तो इसका मतलब उन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा, ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा, ठीक है। फिर आते हैं, ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन इस बात का कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ध्यान रखना बढ़ता जा रहा है, ये -4 वोल्ट है, ये -5 है, -6, मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है एब्सोल्यूट वैल्यूज की। और दूसरी चीज, अब इसमें हमने इंटेंसिटी को क्या रखा है, कांस्टेंट। जब इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड वो कांस्टेंट रहेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकंड वो कांस्टेंट रहेंगे। तो अब आप एक चीज सुनना, I बराबर MEAVD, ये तो सबके लिए एक जैसा है, दोनों वेक्टर, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ द ट्यूब एक जैसा है। अब VD सपोज करो 20 यूनिट पे आके कांस्टेंट हो जाती है, स्पीड 20 से ज्यादा बढ़ ही नहीं रही। अब बताना, जब सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से ही निकल रहे हैं, इस इंटेंसिटी में भी, इस इंटेंसिटी में, ये भी मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं मैक्सिमम, ये भी 5 और ये भी 5, तो यहाँ 5 ही तो रखोगे, तो सबकी सैचुरेशन करंट तो सेम ही आएगी ना, तो इसलिए सबकी सैचुरेशन करंट सेम होगी। तो ये तीसरा ग्राफ था। फिर से एक गेम खेलते हैं, चौथा ग्राफ देता हूं आपको, चौथा ग्राफ आप बनाओगे, टाइम दूंगा मैं, फिर मेरे से मैच करना। चौथा ग्राफ है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ खींचना है। चौथा लास्ट ग्राफ है, ये चौथा ग्राफ होगा, तीसरी मीटिंग आनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि मैं एटलीस्ट इसको तो पूरा करा दूं, ठीक है। तो बताइए, अब यदि मैंने आपको, मैं टाइम दे रहा हूं, इस फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में थोड़ा सा खुद से सोचो, है ना, इतनी देर नहीं, मुझे आंसर मत, चलिए कई लोगों ने सोच लिया होगा, मैं जवाब देता हूँ। फिलहाल मैं ये सब बसड़ मिटा दूं, ये इसे मिटा देता हूं, है ना, क्योंकि मुझे जगह तो चाहिए। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि चौथा ग्राफ है बेटा, ध्यान रखना, चौथा ग्राफ है। मैंने कहा कि यदि मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लूं यहां और यहां पे ले लूं फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में ग्राफ खींचना है, तो कई लोगों ने ये सोचा होगा ग्राफ ऐसे खींचेगा, तो वो 80% सही है, लेकिन 20% गलत है। बताता हूं, ग्राफ ऐसा नहीं खींचेगा, आ जाएगा समझ में सब, ग्राफ यहां से खींचेगा, यहां ओरिजिन से नहीं खींचेगा, यहां से खींचेगा। एक्चुअली अब आप तसल्ली करो, समझाता हूं। आपने जो ग्राफ यदि यहां से सोचा है, तो इसका मतलब आप कंफर्म हो कि कोई भी फ्रीक्वेंसी दे दो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, तुच्छ सी भी फ्रीक्वेंसी दे दोगे इलेक्ट्रॉन निकलने चालू हो जाएंगे, आपने एज्यूम कर लिया। सच्चाई ये है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये है न्यू नॉट, ये पॉइंट।
क्योंकि न्यू नॉट से पहले की फ्रीक्वेंसी पर, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ना यार। जब इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे, मान लो तुमने एक ऐसी लाइट डाल दी, इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहे, तो फिर क्या बात का स्टॉपिंग पोटेंशियल, तुम रोक किने रहे हो? हर वोल्टेज पे जीरो है करंट, है ही नहीं। तो समझना बेटा, इन पॉइंटों पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहे ना, जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी, ये इतना रीजन क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो न्यू नॉट से कम है। न्यू नॉट पे आके इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलना स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी पर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। हालांकि मेरे पास एक आर्गुमेंट और है जो इसकी स्ट्रेट लाइन कर्व को भी एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन पहले ये थ्योरेटिकल भी तो समझ में आना चाहिए। मैं पहले इतना सा मिटा दूं अब, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा था, आप इस लाइन को भी समझ सकते, मान लिया आपने ये चीज सोच ली कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा था, लेकिन इन फ्रीक्वेंसियों पर तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं ना, जब तक एक मिनिमम और सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। उसी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी को तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आइए इसको पोस्टमार्टम एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूं आपको, और एक चीज और बताता हूं इसमें, ठीक। हाँ, थोड़ी सी तीसरी मीटिंग चाहिए ही होगी बेटा, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, देखिए इसको यहां से मिटाता हूं, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग। और हाँ, एक और चीज, काइनेटिक एनर्जी के बीच में भी खींचोगे ना, ये बहुत रेयरली आ भी चुका है क्वेश्चन, तो भी ग्राफ यही आएगा। रीजन तो मैंने समझा दिया, लेकिन जनरली इसी पे पूछा जाता है तो इसका समझाता हूं एक्सप्लेनेशन। देखिए हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी जब आती है तो वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है, ऐसे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इंसिडेंट एनर्जी को आप एच न्यू लिख दोगे, इसको आप एच न्यू नॉट लिख सकते हो, इसको आप ईवी नॉट लिख सकते हो। देखो हर चीज का फॉर्मूला में मौजूद है, इक्वल टू एच न्यू लिख सकते हो, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट होता ही होता है, और काइनेटिक एनर्जी देखो ई इधर ले जाओ तो के ईवी नॉट हो गया। आपको ग्राफ किस किस के बीच में खींचना है, वी नॉट और न्यू के बीच में, है ना, ठीक। तो एक काम करो, ईवी नॉट किसके बराबर हो गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ओके। वी नॉट ई से डिवाइड कर दो, एच अपॉन ई, न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। अब आराम से तसल्ली से, ये वी नॉट यहाँ वाई एक्सिस पे है ना, ये वाई का रोल प्ले कर रहा है, ये न्यू एक्स एक्सिस पर है, तो ये भाई साहब तो वाई का रोल प्ले कर रहा है, और ये एक्स का रोल प्ले कर रहा है। तो गौर से देखो, ये ऊपर वाली इक्वेशन तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर हो जाएगी। अब बताओ, वाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, तो नो डाउट स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही आना है। ये तो क्लियर हो गया, स्ट्रेट लाइन ही शेप आनी है। दूसरी चीज, हम इस ग्राफ में कंपेयर करें भाई, इसीलिए मैंने इसको इस टाइप की शेप दी है, क्योंकि वाई एक्सिस पर ये है, इसलिए इसको वी नॉट को अकेला रखा है यहाँ, तो ये एक्स है। तो अब मुझे बताइए हमारा स्लोप कितना हुआ, हमारा स्लोप हुआ एच अपॉन टी। अब इस स्लोप में भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और आसान है, और समझ में आ जाए तो हाँ जरूर बोलिएगा। स्लोप ये समझ में आया, स्लोप एच अपॉन ई है। गौर से देखिए, एच यूनिवर्सल कांस्टेंट, ई यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है इसका स्लोप तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है स्लोप, तो फिर यानी कैसी भी सिचुएशन हो स्लोप तो वही आएगा। मेरी बात फिर से समझना, मान लो v इक्वल टू आर आई होता है, ओम्स लॉ होता है, इसको यदि y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, है ना, जब हम वी आई ग्राफ खींचते हैं तो बताना y का रोल b प्ले कर रहा है, x का रोल i प्ले कर रहा है, c इसमें है ही नहीं, तो स्लोप कितना है हमारा r। स्लोप कौन है हमारा r, पर हर r तो वेरिएबल वैल्यू है ना, r 10 ओम भी मिल जाएगा, 6 ओम भी मिल जाएगा, 50 ओम भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं ये ग्राफ किसी और मेटेरियल के लिए खींचूं तो बिल्कुल पॉसिबल है कि स्लोप कुछ और आए, बिल्कुल पॉसिबल है कि स्लोप कुछ और आए, बिल्कुल पॉसिबल है। किसी का स्लोप कम आएगा, किसी का ज्यादा आएगा, लेकिन इसका मतलब समझिए, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का स्लोप h अपॉन ई दोनों यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मतलब इस ग्राफ को किसी भी मटेरियल के लिए खींच लेना, स्लोप तो यही आएगा। अब मैं ग्राफ इसमें तो नहीं कर रहा छेड़छाड़, यहां समझाता हूं। ये ग्राफ आया है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये आया है, माना ये ग्राफ मेटल ए के लिए आया है, मेटल ए। अब मान लो मैं मेटल ए की जगह बी लिख देता हूं, तो मात्र इतना अंतर आएगा,
सोचो किस चीज में अंतर दिखाया और किस चीज में समानता दिखाई है। स्लोप मैंने एक जैसा दिखाया, लेकिन इनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग होंगी ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थोड़ी नहीं एक सी होंगी। थ्रेशोल्ड तो देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, तो अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन स्लोप एक जैसा आना है। इवन कोई मटेरियल सी ले लूं तो बिल्कुल पैरेलल स्लोप ही खींचेगा। ये वाला ग्राफ की खूबी ही यही है कि केवल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। हाँ, 14 फरवरी को पक्का क्लास लूंगा, 2-2.5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, 2 बार लूंगा, और क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसकी वीडियो और नहीं दूंगा आपको, आंख तो लगाऊंगा मैं, है ना। चलिए उस दिन सर अपनी दुख भरी कहानी। चलिए इधर देखिए। हाँ हाँ, बेचारी के पास कुछ नहीं था देने को, तो धोखा ही देके चली गई। क्या देती, तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या दूं क्या दूं, तो मुझे वो धोखा ही देके चली गई। अच्छा, मैंने लाइफ में बड़े धोखे खाए हैं, बहुत धोखे खाए हैं। जैसे सेब धोखे खाए हैं, अमरूद धोखे खाए हैं, हमेशा धोखे खाता हूं, आप भी धोखे खाया करो। और जितने धोखे मैंने खाए हैं उस हिसाब से मुझे पद्म भूषण नहीं, सदमा भूषण अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड, सदमा भूषण अवार्ड नहीं, सदमा भूषण। कंटिन्यू, चलिए चलिए। हाँ इधर देखिए, क्या कह रहा था मैं, तो समझ में आ गया ये नहीं। हाँ 21 को आना है बेटा, क्या है 21 को, ओके। अभी उसको बाद में बात करेंगे, मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा बेटा, डाइवर्ट, मुझे कभी कभी शर्म आती है, रहने दो मत टाइम पर। हाँ ये समझ में आ गया नहीं आ गया? निकुंज बच्चे कह रहे होंगे खुद सेलिब्रेट नहीं कर पाए। हाँ तो मैं और कह तो रहा हूँ, खुद जिनके खुद नहीं पूरे हो पाए तो मैं रायता तो फैलाऊंगा, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं करूंगा, रायता फैलाऊंगा। और उस दिन बजरंग दल वाला फेटा पहन के और लाठी पहन के पढ़ाऊंगा, यानी हाँ बजरंग दल के कपड़े और लाठी पहन के पढ़ाऊंगा। चलिए कोई नहीं, चलो ओके, प्लीज मुझे पढ़ाने दो। अब कोई, अरे अब मत टाइप करो भैया। हाँ मेरे बर्थडे पे दिशा पदानी को टाइप को करेगा इनवाइट, अरे कर यार, बिल्कुल कर, ठीक। हाँ इधर देखिए, अब भूला, होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया। मुद्दे पर आते हैं, आपको ये समझ में आ गया कि ये ग्राफ की खूबी क्या है, इसकी स्लोप। अच्छा मैंने ये वाला पोर्शन तो डिस्कस करा दिया कि ये y है, ये x है, तो ये m है। c भाई साहब को भी देखना होगा, हालांकि उसका ज्यादा काम नहीं पड़ता हमको। -h न्यू नॉट अपॉन e, इसको यदि ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ा, यदि इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना पड़ा तो कैसे करेंगे, देखिए उसे भी देख लीजिए, समझिए उसको। नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है, इसको, इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ, ये जो जानते हैं कि ये y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट मतलब कि वो लाइन y एक्सिस पे कहां काटेगी, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0, -h न्यू नॉट अपॉन e। और हाँ इस ग्राफ को सॉलिडिटी में नहीं बनाया मैंने, डॉट 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 बनाया। उसके पीछे एक सिंपल रीजन है, क्योंकि थ्योरेटिकल आप कुछ भी खींचते रहो, प्रैक्टिकली ग्राफ इसके इधर मिलेगा ही नहीं, सिर्फ ग्राफ इसके इधर इधर मिलेगा, इसके इधर तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं है ना। अब सोचो ये चीज तो इमेजनरी है ना, ये इमेजनरी चीज है, केवल थ्योरेटिकल खींच दिया है, प्रैक्टिकली ये ग्राफ मिलते ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। इतना रीजन आपको इसके बाद ही मिलेगा जो कुछ मिलेगा। चलिए इतना समझ में आया। अच्छा मेरे पास एक और आर्ग्यूमेंट है, तो ये कुछ सी बातें हैं, बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इस वाली इक्वेशन को गौर से देखते हैं, है ना। जैसे y बराबर mx प्लस c होता है, तो हम x डाल के y या y डाल के x पता कर सकते हैं। इसमें इफ न्यू की वैल्यू न्यू नॉट ही डाल दी जाए, मतलब न्यू क्या चीज है इसमें, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है ना, और यदि वो न्यू नॉट ही डाल दी जाए तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा, जवाब दीजिए मुझे। यदि इस इक्वेशन में न्यू की वैल्यू न्यू नॉट ही डाल दी जाए, आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड ही हो, यदि न्यू इक्वल टू न्यू नॉट हो, तो बेटा ये जब न्यू नॉट हो जाएगा, कट जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0। तो आप देख सकते हो न्यू नॉट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, बढ़ना तो उसके बाद स्टार्ट होगा, बढ़ना तो उसके बाद स्टार्ट होगा। इसका स्लोप कांस्टेंट होता है। आगे इस ग्राफ में बहुत सी बातें आएंगी, वो बाद में बात करेंगे, आप भी लेट हो रहे हो। बस एक छोटी सी बात मैं पढ़ा के फ्री करता हूँ, छोटी सी बात पढ़ा के देखिए, फिर आपको फ्री करता हूँ, क्योंकि फिर ज्यादा भी ओवरलोड ठीक नहीं है। आप इतना पढ़ के आइएगा। देखिए बेटा 4 ग्राफ थे, एक ग्राफ था इसके और इसके बीच में,
याद है ना। लेकिन ये ग्राफ तब मिलेगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के कम से कम बराबर हो। एक ग्राफ हमने ये खींचा था कि यू खींचते थे, याद है, स्टॉपिंग I1 I2 I3, और यहां पर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था। एक ग्राफ ये खींचा था और स्टॉपिंग पोटेंशियल हर बार वही आता था, इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे I3 I2। फिर तीसरा ग्राफ ये खींचा था, है ना, ये क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3, ये न्यू3 फ्रीक्वेंसी पर न्यू2 न्यू1, ये रिवाइज हो गया एक तरीके से आज का, है ना। और यहां पे हमने इंटेंसिटी को नहीं बढ़ाया था। और लास्ट ये वाला, ये 4 ग्राफ है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल तो नेगेटिव होता है। हाँ नेगेटिव होता है, उसको पॉजिटिव एक्सिस पे क्यों रख रखा है यार, फिजिक्स है, कुछ भी कर सकती है। आप ऐसे समझ लो -1 -2 -3 -4 ऐसे बना रखा है। किसने कहा है कि हम नेगेटिव एक्सिस नीचे ही बनाते हैं, ऊपर बना लो। ध्यान रखना है ना, कुछ लोग ये सोचते हैं सर स्टॉपिंग पोटेंशियल तो नेगेटिव वैल्यू होती है, उसको पॉजिटिव में क्यों रख रखा है। अरे किसने कहा है कि ऊपर पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव एक्सिस मान लीजिए। हाँ, तो ये 4 ग्राफ है। अब आता है एक टॉपिक जो बहुत रेयर पूछा जाता है और 99.99 नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है, मैं पूरा करा देता हूं। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब लिनार्ड और क्या कहते हैं, हॉलॉग ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये जब ऑब्जर्वेशन समराइज किए थे, उन समराइज करने को लॉज ऑफ एमिशन बोल दिया, बस और कुछ नहीं। उस समरी मतलब जो जो उन्होंने पाया, जो जो उन्होंने देखा, जो जो ग्राफ में देखा, उनको शब्द दे दिए। 4 लॉ हैं, जिसमें से 3 मैं पढ़ा चुका हूं, आपको यहां मिल जाएंगे, चौथा मैं हैंड टू हैंड पढ़ा दूंगा। तो मैं एनसीईआरटी खोल रहा हूं, हूबहू वही शब्द बोल देता हूं, वही नोट्स में भी वही शब्द है। तो आपको पेज नंबर 392 खोलना है, और 392 में जो लास्ट पैरा है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है, वो मैं पढ़ रहा हूं। बस ये 4 पॉइंट पढ़ के आपको फ्री करता हूं। तो पहला पॉइंट है, फॉर अ गिवन फोटो, देखो इस ग्राफ को देखेंगे, ये है पहला पॉइंट। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मतलब आपका कोई मटेरियल हो, गिवन हो, फिक्स हो, वो बार बार नहीं बदलना, इन बिटवीन नहीं बदलना। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब आप एक बार मेटल फिक्स कर दीजिए और फ्रीक्वेंसी फिक्स कर लीजिए, बस। है ना, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड, आप मेरे साथ यदि एनसीईआरटी खोल के रखोगे ना तो और अच्छा बेटर समझ में आएगा। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो बराबर होनी चाहिए। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बोलो है या नहीं, पढ़ लिया कि नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्ते ये फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर रखना और मटेरियल को फिक्स रखना एक बार। दूसरा लो, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब ये वाला ग्राफ, यदि आप एक बार मटेरियल फिक्स कर लें और फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दें, फॉर गिवन मटेरियल एंड गिवन फ्रीक्वेंसी। अब आगे क्या लिखा हुआ है, सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी, ये जो सैचुरेशन करंट होता है ना, सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। है या नहीं, बोलो। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, आपकी सैचुरेशन करंट बढ़ रही है। और आगे क्या लगा हुआ है, इंसिडेंट रेडिएशन, वेयर एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। बताना, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो नहीं बदल रहा था ना, इंटेंसिटी आप भले ही बढ़ाते जा रहे थे, सैचुरेशन करंट बढ़ रही थी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल वही मिला हमें, वही मिला हमें। लॉक करूं, चलिए तीसरा है ये वाला या ये वाला मिला के, दोनों मिला के। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेगी, उससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। कॉल द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, नो मैटर हाउ इंटेंस द इंसिडेंट लाइट इज। कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट डाल दो, नहीं निकलना तो नहीं निकलना। और आप सब जानते हो इंटेंसिटी से एनर्जी नहीं बढ़ती है। फिर आगे क्या करें, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर आओगे, द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस लीनियरली। मतलब इससे नीचे एमिशन नहीं होगा और इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी से आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली बढ़ना चालू हो जाएगा। और ये इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होता है।
वो हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया। और लास्ट जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अब पढ़ा देता हूं। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ना, ये धप्पा वाला फिनोमेना था, धप्पा, तुरंत। मतलब इधर तुम लाइट डालते थे, इधर तुरंत करंट चालू हो जाती थी, इधर लाइट डालते थे, तुरंत करंट चालू हो जाती थी, मतलब तुरंत विद इन। उन्होंने ये देखा कि लाइट के डलने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में 10⁻⁻8 सेकंड का गैप था बस। फोटोन के फटते ही, मतलब इस फिनोमेना में, इस घटना में 10⁻⁻8 सेकंड से कम समय लगा था। ये हमारी पलक झपकाने से भी कम समय है, पलक झपकाने से भी कम समय है ये। आगे समझ में? अब आप लोगों में दम हो तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा मैं तो। आप बताओ। ये